very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है on understanding Parkinson's disease and how to manage it, how to control it and how to somehow eventually overcome it. Parkinson's disease एक neurological disease है and we've discussed about it quite a lot actually, but still काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कई बार हम जिस तरह से कन्वे करना चाहें कई बार उस तरह से नहीं कर पाते हैं या फिर ये कि इतना वास्ट टॉपिक है कि सब चीजें हम एक ही बार में कन्वे नहीं भी कर पाते कई बार इन 5-6 मिनट इंट्रो. सो आई ट्राई टू कवर इट एज मच एज आई कैन कि क्या होता है और क्यों होता है. सो पार्किंसन डिजीज में जो ज्यादातर लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि हाथ पैरों का कांपना जो होता है उसे को पार्किंसंस कहते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है. सिर्फ हाथों पैरों के ट्रेमर्स ही पार्किंसंस का इकलौता सिम्टम नहीं है. उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन बिटवीन एंड जस्ट लाइक dementia and just like Alzheimer's, there is an overall functional decline. वो जितना आपके बॉडी के फंक्शंस में होता है, like I said, it's a functional decline. At the same time, it is the overall quality of the organs that goes down. So उसमें आपके विसरल ऑर्गन्स भी इंक्लूड होते हैं जैसे कि हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लिवर एंड एट द सेम टाइम उसमें हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं यानी कि हमारी नर्व्स, उनके थ्रू इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है वो भी उसमें इफेक्ट होता है. यूजुअली जो इम्पल्सेस ब्रेन से निकलती हैं या जो हमारे हाथों पैरों के जरिए या फिर हमारे जो बेसिकली जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके जरिए, चाहे हमारी आंखों के जरिए, कानों के जरिए, the sensation of touch through our skin and the sensation of smell through our nose, ये सभी इम्पल्सेस ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन से जब स्टिमुलस को रजिस्टर कर जब वो वापस आती हैं, that happens almost in an instant. अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुन पा रहे हैं तो देयर इज नो डिले इन बिटवीन. ऑलमोस्ट जिस टाइम पर जो मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट उसी सेम टाइम पे आप उसको सुन के समझ पा रहे हैं. इट टेक्स यू मे बी हाफ अ सेकेंड और नॉट इवन दैट, उससे भी थोड़ा कम समय लगता है. पार्किंसंस के केस में देयर इज अ स्लाइट डिले इन दिस होल प्रोसेस ऑफ taking the information up to the brain, registering it in the brain and then coming back. पूरा ये स्टिमुलस बनने से लेकर ब्रेन तक जाने और वापस आने के बीच के चैनल में there is a lot of disturbance, there is a lot of obstacles and इसी वजह से वो इतना स्लो डाउन हो जाता है that people tend to have tremors और हाथ पैर हिलने शुरू हो जाते हैं. एक इसको और थोड़ा अगर सिंपल वे में समझाना चाहें और थोड़ा इसको और हम ठीक से इलैबोरेट करना चाहें तो जितने भी आपके मसल फाइबर्स हैं बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी एक बेसिक एक ढांचे पे खड़ी है और वो ढांचा है हमारी हड्डियां. हमारा स्केलेटल सिस्टम पूरा एक बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है. उसके आगे उसके ऊपर मसल्स की एक लेयर होती है और मसल्स की जो लेयर है वो मसल फाइबर्स से बनी है. उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं वो तो हैं ही, बट द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी आर द मसल्स. कि उन्हीं से बॉडी को एक सर्टेन शेप मिलती है और जो भी हमें मूवमेंट इनिशिएट करनी है वो उन्हीं के सहारे हम कर पाते हैं. होता क्या है कि जो मसल फाइबर्स हैं, ईच मसल फाइबर, हमारी बॉडी में इतने सारे मसल फाइबर्स हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड
दे आर जस्ट टू मैनी इन नंबर। हर मसल फाइबर के ऊपर एक एक रिसीवर लगा होता है, एक रिसेप्टर लगा होता है, एंड उस रिसेप्टर का काम है आने वाला जो भी इम्पल्स हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, द वे इट इज सपोज टू रिस्पॉन्ड, इट रिस्पॉन्ड्स इन दैट। अगर वो हाथों में है तो इट विल बी मोर ससेप्टेबल फॉर द सेंसेशन ऑफ टच, कि हाथ से अगर हमने कोई चीज को पकड़ा तो क्या वो चीज गर्म है, क्या वो चीज ठंडी है, या मे बी आपने जिस चीज को हाथ लगाया उस पर कोई कहीं पे कोई कांटे तो नहीं लगे हुए, या ओवरऑल उस चीज का टेक्सचर कैसा है, या क्या वो चीज बहुत हैवी है उठाने या वो बहुत हल्की सी है। ये सारी चीजें पता लगा पाना। देन आंखों के जरिए ऑफ कोर्स, क्योंकि हम हमारे आसपास जो भी दुनिया है हम उसको आंखों के सहारे ही देख सकते हैं। सो टू सी वेदर इट इज डे और नाइट, वेदर समथिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, क्या वो हमसे बहुत दूर है या हमारे रिलेटिवली पास रखी है वो चीज। सो टू मेजर द डिस्टेंस, ये सभी सेंसेशन इन अपने जो उनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स हैं उनके जरिए काम करती हैं। एंड हमारी बॉडी में जो इन रिसेप्टर्स को चलाने का जो पूरा चैनल है, जो इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, दैट इज द रिसेप्टर इज कॉल्ड डोपामीन। डोपामीन एक रिसेप्टर और होता है जैसे हम एसिटाइल कोलाइन कहते हैं, इट्स अ सेपरेट थिंग। उसका पार्किंसंस डिजीज से इतना रिलेशन नहीं है लेकिन नॉट दैट मच, एंड उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इट इज क्वाइट लेंथी एक्चुअली। सो डोपामिन इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्किंसन डिजीज में लिवोडोपा या सिंडोपा के नाम से एक मेडिसिन आती है, एंड इट हैज टू बी गिवन क्वाइट अ लॉट एक्चुअली। पूरे दिन में लगभग 4-5 बार कई बार देनी पड़ जाती है, एंड आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 6 hours, maybe 8 hours, depends on the effect of that medicine। जैसे ही वो wear off हो जाता है तो वो दवाई दोबारा देनी पड़ती है, and quite frequently it is given quite frequently। so वो उसी डोपामिन की कमी को पूरा करने के लिए सिंडोपा दी जाती है मेडिसिन के फॉर्म में, and once given it has a certain मेडिसिन के टर्म में मुझे हाफ लाइफ कहते हैं, कि जितने अभी आपने अमाउंट लिया है उसका हाफ 50% भी अगर बॉडी ने इतने गिवन टाइम में अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी का हाफ उसको एब्जॉर्ब करने में कितना समय लगेगा। सिंडोपा की जो ओवरऑल जो उसका लाइफ स्पैन है एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज क्वाइट हाई। सो वो जल्दी, जितनी जल्दी आप उसको बॉडी में इंजेस्ट करते हैं वो अंदर जाता है, उतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होके शरीर से बाहर भी निकल जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दैट मेडिसिन एक्चुअली। एंड इन द लॉन्ग रन जब सिम्टम्स का प्रोग्रेशन होते हुए चलते हुए उसको कुछ साल बीत जाते हैं, वोंट से कुछ मंथ बट कुछ साल बीत जाते हैं, तब उसके जो लेटर कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो ट्रेमर्स हो, चाहे वो रिजिडिटी हो इन दी मसल्स, या फिर चलते हुए कई बार पीपल हैव अ टेंडेंसी टू पंच फॉरवर्ड एंड देन वॉक, पूरा स्पाइन आपको बेंड हो जाती है उसमें, कई बार वो कॉम्प्लिकेशंस बाद में देखने को मिलते हैं। एंड नॉट जस्ट इन पार्किंसन डिजीज, इन जनरल बहुत से ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं, जैसे अगर हम डिमेंशिया ही ले लें, डिमेंशिया या अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, कई बार पार्किंसंस इंड्यूस्ड डिमेंशिया भी होता है, सो दे अकम्पनी ईच अदर एट द सेम टाइम। ये सभी बीमारियां एक सर्टेन एज के बाद ही डायग्नोज हो पाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जिस टाइम पे इनका ऑनसेट शुरू हुआ ये उसी टाइम पे साथ के साथ ही डायग्नोज हो गई हो। जैसे अगर हमें कोई सर्दी जुकाम होता है तो मे बी दैट सेम डे और मे बी इन द नेक्स्ट 24 hours और सो वी स्टार्ट टू फील कि हाँ हमें कोल्ड हो रहा है,
नाक बंद लग रही है या गले में खराश लग रही है, बेसिकली इन 24 to 48 hours we are aware of our symptoms and we are aware of what is happening to us. कोई भी ऐसा फंक्शनल डिसऑर्डर, चाहे वो पार्किंसंस हो, चाहे वो डिमेंशिया हो, उसके सिम्टम्स दिखते नहीं है, but the degenerative process may have begun as early as 30-35 years of age. The only thing is कि 30 साल की उम्र में अगर वो पता भी चल जाता है, सॉरी पता नहीं भी, मतलब जब वो होना शुरू हो जाता है, आई शुड से 30 साल की उम्र में जब that degeneration has started, by the time that individual is almost double that age, 60 में जाके या मे बी 70-80 तक पहुंच के, तब वो सिम्टम्स उस एक्सटेंट तक बढ़ चुके होते हैं कि अब हम उन्हें नोटिस कर पाए और अब कोई डॉक्टर उन्हें डायग्नोज कर पाए, which itself is the most, I would say, the biggest challenge that we face while treating any neurological disease. एक ऐसा डिजीज जिसका ऑनसेट पिछले 30-40 साल पहले शुरू हुआ था एंड अब लाइफ के इस पॉइंट पे आके वेयर दैट इंडिविजुअल नाउ माइट बी 60 और अबव दैट, तो उस केस में फिर रिकवरी काफी डिफिकल्ट होती है, काफी लेंदी होती है एंड काफी बहुत लिमिटेड स्कोप होता है उसमें रिकवरी का, देयर इज नॉट सो मच ऑफ स्कोप, बट एट द सेम टाइम उस टाइम पर भी जो एक्सरसाइजेस हैं, फिजिकल थेरेपी कम्स इनटू प्ले एट दैट टाइम, सो टू एनहांस द कोऑर्डिनेशन, एनहांस द बैलेंस एंड टू मेक श्योर कि ट्रेमर्स अगर आ भी रहे हैं और कोई भी मूवमेंट करने के दौरान बहुत ज्यादा हाथों में वाइब्रेशन है, उसको कैसे कम किया जाए एंड समय के साथ साथ कैसे बॉडी को यूज टू बनाया जाए टू दीज न्यू एंड वेरी ड्रास्टिक चेंजेस. So we'll start with today's exercises now. So ये exercises थोड़ा आपके हाथ पैरों को वार्म अप करने के लिए तो हैं ही, but at the same time, like I said, they are also helpful in preventing the Parkinson disease and not exactly preventing, but you can say कि अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति अगर डायग्नोज हो जाता है और आपका जो भी मेडिकेशन सेट किया जाए डॉक्टरों के द्वारा, उस मेडिसिन को फॉलो करिए, एट द सेम टाइम जस्ट टू मेक श्योर कि जो लेटर कॉम्प्लिकेशंस हैं, मे बी you may not see them today, maybe you see them in the next 5 years or maybe even 10 years, but उनको अपने लिए खुद को फ्यूचर प्रूफ करना कोई बुरी बात नहीं, that we can always do. Right, so we'll start with the exercises now. So थोड़ा चेयर्स को पीछे कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं अच्छे से एंड बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, सीधे होके बैठिएगा. स्टार्ट करेंगे थोड़ा वार्म अप के साथ. दोनों हाथ आगे ले आते हैं इस तरह एंड चलाइए. दोनों हाथ ऊपर करके भी चलाते रहिएगा. दोनों हाथ नीचे. So now to stretch the shoulder joint capsule and the pectoral muscles, दोनों हाथों को साइड में रखिए इस तरह से, एंड हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे. इतना पीछे तक स्ट्रेच कर सकते हैं, अच्छे से स्ट्रेच करिए. होल्ड इट देयर फॉर 10 seconds. वापस.
हाथ पीछे स्ट्रेच करिए, एंड अगेन। वापस दोनों हाथ नीचे ले आओ। Now, before we start the main exercises, हाथों के लिए कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होती हैं as far as Parkinson's disease is concerned. So that we'll also do. So अपना राइट हैंड उठाएंगे इस तरह से, एक उंगली आगे की तरफ रहेगी, यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर। आगे ले आते हैं इसको, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे। ओके, नाउ यू लुक इन दी फ्रंट, सामने की ओर देखते रहना, दाएं बाएं नहीं देखना है बिल्कुल भी, एंड उंगली की तरफ भी नहीं देखना है। उंगली थोड़ी सी हमारी ऐसे तिरछी रखी हुई है हमने, बट हम सामने देख रहे हैं। सामने आपके कुछ भी है, चाहे आपके सामने दीवार पे कोई पेंटिंग लगी हुई है, कोई सामने आपके टीवी है, सोफा है, एनीथिंग, यू जस्ट लुक टुवर्ड्स दैट एंड उसकी ओर देखते हुए धीरे धीरे उंगली को नाक की तरफ लाएंगे इस तरह। सो यू विल ट्राई टू टच योर नोज विद योर इंडेक्स फिंगर, बट व्हाइल लुकिंग इन द फ्रंट। इवन जब उंगली नाक की तरफ ला रहे हैं तब भी उसकी ओर नहीं देखना है, देखना वहां सामने ही। So we'll start with the right hand. सामने देखा दीवार की तरफ एंड लेके वापस लेके गए, दोबारा लेके आए, दूर लेके जाएंगे, वापस लेके आए, दूर लेके जाएंगे, वापस लेके आए। नाउ विद द अदर हैंड, लेफ्ट हैंड से अगेन सामने की ओर देखते रहना है, फिंगर को पास लाइए नाक के, दूर ले जाइए, अगेन वापस। Now to make this slightly more difficult, आंखें बंद कर लीजिए अपनी। आंखें बंद करके अब हम फिंगर को नाक के पास लेके आएंगे एंड विल ट्राई टू टच एट द सेम पॉइंट। ओके, आंखें बंद रखनी है, कोई बीच में खोलेगा नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी। विद द लेफ्ट हैंड आंखें बंद करके नाक के पास लाइए, वापस लेके जाइए आगे, bring it back. Also try to notice कि जहां पर पहले टच कर रहे थे वहीं हो रहा है या थोड़ा सा एक आध इंच ऊपर नीचे हो रहा है। Okay. Bring it back slowly. नीचे। Now with the right hand, थोड़ा इसको और डिफिकल्ट करते हैं हल्का सा। जब आपकी आंखें बंद हैं तो हाथ को हम एक सर्टेन पेस पे लेके जाते हैं। अब जैसे अगर आपने हाथ आगे रखा एंड इवन अगर हमारी आंखें बंद है, थोड़ी स्पीड से लाएंगे ना तो आराम से पता लग पाता है कि हाँ एक लाइन में स्ट्रेट चल रहा है, हाथ ज्यादा ऊपर नीचे हिलता नहीं है एंड उसी जगह पे पहुंच जाता है। अब आपको क्या करना है, हाथ को थोड़ा स्लो करना है। सो सिट स्ट्रेट, लुक इन द फ्रंट, आंखें बंद रखेंगे, राइट वाला हाथ आगे रहेगा एंड अब इसको नाक की ओर बहुत ही धीरे धीरे लेकर आएंगे, बहुत ही धीरे धीरे। एंड देन नोटिस करिए कि कुछ फर्क लगता है या नहीं। वापस लेके आइए नाक की तरफ,
अगेन बाहर की ओर लेके जाइए। वापस down. Now with the left hand, उंगली को नाक के पास लेकर आएंगे, बहुत ही धीरे धीरे, आंखें बंद रखनी है। वापस बाहर की ओर लेके जाते हैं हाथ को। एंड अगेन डाउन, रिलैक्स, आंखें खोल लीजिए। हाथ सामने रहेगा या टेढ़ा जाएगा? जी, हाथ सामने रहेगा या यूं टेढ़ा जाएगा? ट्रायंगल सामने ही रहेगा। सामने रहेगा। मिस हुआ कोई बार? मिस हुआ ना? हाँ। यही जानना था। हमारा ठीक हुआ। किसका हर बार बिल्कुल सेम जगह पे ही लगा? एट एवरी टाइम, इवन आंखें बंद करने पे भी या डॉक्टर अनुराग, मैं मिसेस यादव बोल रही हूँ, मेरा बिल्कुल ठीक जगह रहा है हर बार। बहुत बढ़िया, यानी कि आपका चलिए, वेरी गुड। मेरा एक आध बार मिस हुआ। एक आध बार तो सभी का मैम हो जाता, मेरा भी हुआ 2 बार तो बस। मेरी भी नॉर्मल सारा बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस। डॉक्टर अनुराग जी, मैं तो थोड़ा सा इनको कराने लग गई हूँ। I have become his trainer. Good, very good. now let's Because continue. he has this problem now. He has this Parkinson, but he doesn't have Parkinson. He has Parkinsonism. सर को पार्किंसोनिज्म इंड्यूस्ड डिमेंशिया का प्रॉब्लम भी था। हाँ, लेकिन नहीं, पार्किंसन नहीं है, जो हाथ हिलता है ना वो नहीं। पार्किंसोनिज्म है, उसी का पार्किंसन डिजीज का छोटा भाई कह सकते हैं। The severity is less and progression of symptoms is also slightly slow, but eventually तंग तो वो भी काफी करता है आगे जाके। थोड़ी बड़ी एज में जाते हुए ऑफ कोर्स उनका चलना एकदम खराब, वो बंद ही हो गया विदाउट सपोर्ट। डॉक्टर अनुराग, तो काफी समय हो गया ना। डॉक्टर अनुराग जी, हम पार्किंसन तो नहीं है, लेकिन बहुत चीजें गिर रही हमारे हाथ से आजकल। अभी मैं उस पे भी आऊंगा मैम। एक्चुअली वो भी मैंने अभी आज डिस्कस करना था। आई एम टर्निंग ऑफ द माइक्स एंड देन आई विल डिस्कस। ये बाद में करें, पहले एक्सरसाइज कर ले। एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट हो जाए ना तो आई विल कीप दैट फॉर द एंड ऑफ द सेशन, कि वो भी एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे टॉपिक। राइट, सो फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस अब आपको चेयर से खड़े होना पड़ेगा। सो प्लीज अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए। पहले थोड़ा पैरों का वार्म अप कर लेते हैं। पैरों को पास ले आइए, हाथ कमर पे रहेंगे एंड वील डू हील रेजेस। सो ऑपरेट कर लेना आज, अभी कर लेना। माइक्स प्लीज ऑफ रखिए इसमें।
Okay, so for the next set of exercises, पैरों को हिला लेते हैं, दूर रखेंगे पैरों को इस तरह, okay. हाथों को हिला लीजिए इस तरह से, and we'll twist to both sides, थोड़ा स्पीड से. हाथों को ढीला छोड़ दीजिए. अगर आप थोड़ा स्पीड से रोटेट करेंगे तो हाथ अपने आप ऊपर ही रहेंगे, हाथ नीचे नहीं आएंगे. डॉक्टर अनुराग, नेक सीधा रहेगा या हाथ के साथ टर्न होगा? हाथों के साथ साथ ही मूव करिए. ओके, जाइए, हाथ नीचे. माइक प्लीज ऑफ रखिए अपने. पैरों को फुला के रखेंगे. अगेन हाथों को उठाएंगे इस तरह, बट नाउ we'll rotate very slowly, अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए, एंड दोनों में से किसी भी एक तरफ, चाहे अपने लेफ्ट हैंड को या अपने राइट हैंड को देखते हुए. अगर आप लेफ्ट हैंड को देख रहे हैं तो आप राइट की तरफ को रोटेट करेंगे. अगर आप राइट हैंड को देख रहे हैं तो आप लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे. ओके, जो भी हाथ आपने सामने रखा हुआ है इस तरह से, उसके ऑपोजिट साइड में आपको अपनी पूरी बॉडी को टर्न करना है, वेरी स्लोली, अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए. So I'm starting with my left hand and I'm turning towards the right side very slowly and back. Then right की ओर देखते हुए लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे. वापस. Again, left. Right. Left. Right. Left. Right. दोनों हाथ नीचे, पैरों को वापस सेंटर में ले आते हैं. Now coming to the next exercise, दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, सीधा रखेंगे, पैरों को पास पास ले आते हैं, घुटनों को बेंड करेंगे हल्का सा नीचे की ओर, वापस ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, up, down, up, down, up, हाथ नीचे. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्या तो आप एक चेयर का सपोर्ट ले लीजिए या फिर अगर हो सके तो पीछे दीवार के ऊपर हाथ रख के भी कर सकते हैं. Just for your own safety, please
Hold on to something. So for this exercise, what we'll do is एक पैर को इस तरह से ऊपर उठाया एंड धीरे धीरे उसको गोल गोल घुमाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ट्राई करें कि कोई सपोर्ट रखें अपने आसपास, चाहे टेबल हो, चेयर हो, दीवार हो। हल्का सा अगर कहीं गिर रहे हैं तो फटाफट से पकड़ के यू कैन बैलेंस योरसेल्फ। Now we'll rotate anti-clockwise. पैर को ज्यादा ऊपर नहीं ले जाने की जरूरत, जरूरी नहीं है कि पैर इतना ऊपर हो। हल्का सा अगर जमीन से 1 इंच भी ऊपर है तो वो ठीक है, एज लॉन्ग एज जमीन को टच नहीं कर रहा है पैर, इट इज ओके। चेयर या टेबल के ऊपर हाथ ना रखें, जस्ट हाथ उससे थोड़ा ऊपर रखें, जहां आप लोगों की बैलेंस बिगड़ रहा है उसको एकदम से आप पकड़ सकते हैं। ट्राई करें कि अगर हाथों को फ्री रख पाए अपने while rotating your legs like this. Now rotate anti-clockwise. ज्यादातर जो आपका डोमिनेंट साइड होता है वो अच्छे से कर पाता है, जो नहीं होता है वो नहीं कर पाता। तो मैं राइटी हूं तो मेरे को लेफ्ट पैर से मुझे भी करने में डिफिकल्टी हो रही है। लेफ्ट वाला पैर कई बार जमीन पे टच हो जाता है। अगेन विद द राइट लेग, राइट वाला पैर ऊपर उठाएंगे एंड इसको क्लॉकवाइज पहले घुमाएंगे 10 टाइम। अब हम घुमाएंगे इसको 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अगेन लेफ्ट वाले पैर से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। Now 10 times anti-clockwise. नीचे, relax. Now for the next exercise, इसी का एक वेरिएशन है थोड़ा सा। अगेन हो सके तो एक हाथ टेबल या चेयर के जस्ट ऊपर रखिएगा, गिरने से बचाना है अपने आप को एट ऑल कॉस्ट। गिरना किसी ने नहीं है मेरे सेशन में। ओके, राइट वाला पैर अब जैसे हम पहले साइड में इस तरह से उठा रहे थे, अब हम सामने की तरफ उठाएंगे। कीप इट इन द फ्रंट। अगेन जमीन से जस्ट 1 इंच ऊपर रहेगा पैर एंड नाउ विल रोटेट दिस इन द शेप ऑफ एन 8। एक 8 के शेप में उसको घुमाते हुए दो बार टर्न करते हुए वापस नीचे। सो कीप इट लाइक दिस, 8 का शेप बनाते हुए वापस नीचे। स्लाइटली डिफिकल्ट, नॉट दैट इजी। मेरा भी हल्का सा बैलेंस बिगड़ रहा है बीच बीच में। सो अगेन मेक श्योर कि आप कोई टेबल या चेयर कुछ भी अपने पास रखिएगा। ऐसा ही लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पकड़ लीजिएगा, गिरना किसी ने नहीं है। एंड जस्ट यू कंप्लीट 1 रेपिटेशन एंड देन पैर को वापस जमीन पे रखें। 10 रेपिटेशन एक बार में नहीं कर पाएंगे, उसमें तो गिरने का पूरा चांस होता है। सो जस्ट अवॉइड दैट।
पैर ऊपर, एक बार बनाया 8 का शेप, वापस नीचे ले आया पैर। देन दूसरे पैर से इस तरह वापस, राइट, लेफ्ट, right, left, right, left, right, left, right. Relax. For the next exercise, इन पैरों को दूर कर लेते हैं थोड़ा। So इसमें थोड़ा आगे को बेंड होना पड़ेगा। सो इफ एनीवन हैज बैक पेन इशू, आप ये एक्सरसाइज अगर स्किप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, फॉर द रेस्ट हाथों को इस तरह से उठाएंगे एंड हल्का सा आगे को बेंड करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। अगर जमीन को टच नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट टच योर ओन नीज लाइक दिस। घुटने का जहाँ नी कैप है जस्ट वहां पे हाथ लगा के वापस ऊपर ले रही है, बट मेक श्योर कि आगे को बेंड करना है, बहुत ही धीरे धीरे करना है। जितना फास्ट करते हैं एक्सरसाइज उतनी इजी होती है, जितनी स्लो करते हैं इट इज मोर डिफिकल्ट। सो टू स्लाइटली इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, हाथों को इस तरह से रखेंगे, आगे को बेंड करेंगे एंड वेरी स्लोली टेक योर हैंड टुवर्ड्स योर नी लाइक दिस एंड ऐसे ही धीरे धीरे हाथ को वापस ऊपर लाएंगे। स्पीड से नहीं करना है, स्लोली करना है। जितना स्लो करते हैं उतना ही डिफिकल्ट लगता है। अगर किसी को बैक में पेन की हिस्ट्री है एंड यू थिंक कि इससे एग्रेवेट हो सकती है तो यू मे स्किप दिस एक्सरसाइज। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किप करना। गलत एक्सरसाइज करके अपने आप को परेशान करने से अच्छा है कि वो एक्सरसाइज ना करें। Knees should not bend. हाँ जी, try not to bend your knee. The knee should be extended. Keep the knees straight. जी, नीज में भी जितना आप पैरों को दूर ले जाते जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा उन्हें स्ट्रेट रखना। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, पैरों को वापस सेंटर में ले आते हैं। नाग बिठा दो, थक गए हैं भाई। हाँ जी, थक गए हैं, बिठा दो। अच्छा जस्ट लास्ट एक्सरसाइज, उसके बाद सब बैठ सकते हैं चेयर पे। हाँ जी, इतनी छेती थकोगे ना, कितना चलेगा। Okay. So the final exercise for this session is jogging on the spot. So पैरों को पास पास रखना है, हाथ ऊपर इस तरह। ओके, स्टार्ट करते हैं बहुत स्लो जॉगिंग से, कभी भी फास्ट नहीं करते हैं। सो स्टार्ट
और थोड़ा बस पैरों को ऊपर, जमीन से जस्ट ऊपर उठाते हुए वापस नीचे। इवन पार्क में भी जब जॉगिंग करते हैं तो स्टार्ट स्लो करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ट्राई करें कि आपका पूरा जो शरीर है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहे। ट्राई नॉट टू मूव लेफ्ट राइट लाइक दिस, ये वाला ना करें मूवमेंट, इसको अवॉइड करें। हाथों को भी चलाइए साथ साथ, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, पैरों को थोड़ा और ऊपर उठाते हुए। अगर थक रहे हैं तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं। Do not overexert yourself. Okay, and again we'll slow down. And we'll stop. Okay. अब वापस बैठ सकते हैं चेयर पे। वीना मैम अब आप बैठ जाइए प्लीज। मैं भी थक गया इतना। सबसे अच्छा एक्सरसाइज तो बैठना। सही बात है। सबसे अच्छा आसन है यो समासन। समासन। थैंक यू टीचर। Gita, give me your contact number. Not here. Gita, you are on me. back check. You are on mute. You are on mute. बातचीत बाद में होगा। अच्छा, ओके। तो अभी सेशन के बीच में भी मोना मैम ने एक क्वेश्चन पूछा, एंड लाइक आई सेड इट वाज अ वेरी पार्ट ऑफ माय टॉपिक एज वेल, कि समय के साथ ऐसा क्यों होता है कि हमारे हाथों की जो मूवमेंट है वो, या हाथों जो ग्रिप है ओवरऑल वो लूज क्यों हो जाती है। सो उसका पार्किंसन डिजीज से क्या लेना देना है या नहीं है, थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मोना मैम आप भी हैं उधर या चले गए उठ के? आपका कैमरा और माइक ऑफ है। नहीं, हम सुन रहे हैं। अच्छा ओके। मैं आपने क्वेश्चन पूछा है तो आंसर देना चाहिए ना, तो सुन लीजिए। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि हाथों में जो हमारे ग्रिप के जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स का जितना काम है उससे ज्यादा ग्रिप को मेंटेन करने का काम लिगामेंट्स का होता है हमारे हाथों में। और उनका नेटवर्क ऐसा बना होता है कि पांचों उंगलियों से लिगामेंट निकलते हुए एक कॉमन पॉइंट पे आके जुड़ते हैं, एंड देन दे एक्सटेंड अप टिल हियर, हमारे फोरआर्म से होते हुए पूरा बैक ऑफ द फोरआर्म एल्बो तक बेसिकली। ये मसल्स और जो लिगामेंट्स हैं एक खिंचे हुए रबड़ बैंड की तरह होते हैं। सो व्हेन वी स्ट्रेच इट, तो नीचे की तरफ पुल करेंगे तो हाथ ऐसे बंद होगा, अगर ढीला छोड़ देंगे तो हाथ खुल जाएगा। अब ये जो पूरा मूवमेंट है रिस्ट को आगे पीछे करने का और हाथों को खोलने और बंद करने का, आपके पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज हैं, खाना खाने से लेकर कपड़े पहनने से लेकर फोन चलाने से लेकर, एवरीथिंग इज डन थ्रू दिस मूवमेंट ओनली। ये ना हो तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आपका इंटरेक्शन ज्यादा भी नहीं तो 80% कट हो जाता है।
समय के साथ होता क्या है कि जितने भी हमारे मसल्स हैं, चाहे वो हमारे फोर आर्म के मसल्स हों, चाहे वो हमारे पैरों के मसल्स हों, चाहे वो हमारे इवन आवर मसल्स फॉर द ब्रीदिंग, द डायफ्राम मसल, एवरी मसल इन दी बॉडी, आपके सिर से पांव तक जितने भी हैं उनका टोन थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अब वो थोड़ा थोड़ा इज अ वेरी वेग टर्म, इट्स अ रिलेटिव टर्म, कि जो आपके लिए थोड़ा है वो किसी और के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, जो किसी और के लिए बहुत ज्यादा है शायद वो आपके लिए बहुत थोड़ा है। तो मसल टोन रिड्यूस होता है, बट कितना होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बट वन कॉमन थिंग इन बिटवीन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मैम ने पूछा था कि हाथों से ऐसा क्यों लगता है कि कभी ग्रिप नहीं है या हाथ कांपते भले ही ना भी फील हो सकता है कि ट्रेमर्स ना आते हुए फील हो आपको, बट फिर भी कई बार ग्रिप थोड़ी सी लूज हो जाती है। चाय का कप उठाया हाथ में, कई बार कप गिर जाता है, टूट भी जाता है। आपके जो फोरआर्म के मसल्स हैं एंड जो आपके लिगामेंट्स हैं, स्पेशली लिगामेंट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मसल्स से अलग होता है। वो ज्यादा इलास्टिक नेचर के होते हैं, रबर बैंड की तरह होते हैं। लाइक आई सेड, मसल्स आर फ्लेक्सिबल बट नॉट एज फ्लेक्सिबल एज कंपेयर्ड टू द लिगामेंट्स। इसीलिए जिस भी चीज की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ये एक बहुत ही जनरल सा एक रूल है नेचर का, कि जिस भी चीज की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उसकी वेयर एंड टियर भी ज्यादा होती है, एंड नेचुरली वो सबसे पहले अपनी मोबिलिटी समय के साथ लूज कर देता है। यानी कि आपकी बॉडी में अगर मसल का टोन कम हो रहा है एज के साथ में, तो दैट इज देयर, वो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। वो भगवान ने जैसा बनाया है वो बनाया ही इस वे में है कि ये होना ही होना है। समय के साथ एक बच्चा छोटा सा होता है, छोटा सा बच्चा इतना सा जब पैदा होता है, इतने से उसको इतना होना ही पड़ता है बड़ा होने तक। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सारी जिंदगी आधे फुट की हाइट में ही बिता दे, वो पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर सर्टेन रूल्स टू नेचर आल्सो। लिगामेंट्स का ये नेचर है, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, they will lose that elasticity much earlier than the muscles, and उसी की वजह से हमारी जो ग्रिप है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाती समय के साथ। कई बार लोग अच्छा गलती क्या कर जाते हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे हाथों की ग्रिप कमजोर हो गई है, अगर हाथ से कुछ गिर गया, तो अब अगर जिसको थोड़ा बहुत भी पता होगा इस बारे में, तो वो उनके मन में पहला ख्याल आएगा कि भाई हमको तो कहीं पार्किंसन डिजीज हो ना गया हो। ये स्टोरी मेरे अपने घर की भी है, क्योंकि मेरे घर पे भी पापा रहते हैं, उनके हाथ से कई बार चीजें एक साथ गिर जाती हैं। मतलब हुआ है ऐसा, अब काफी टाइम हो गया उस बात को, हो गया महीने से ऊपर हो गया, बट ऐसा हुआ है कि कप उठाया, गिरा नहीं बट लगा कि गिर जाएगा, या उठाते हुए हल्का सा कई बार एक वाइब्रेशन सा हुआ हाथ में, जितनी जल्दी हुआ उतनी जल्दी चला भी गया। मन में लेकिन पहला ख्याल क्या आता है उस टाइम पे, उनके ही नहीं, मैं सिर्फ पापा की बात नहीं करूंगा, इन जनरल मेरे मन में भी, मैं उस टाइम मैं तो घर पे बैठा हूँ, सेम रूम में, मेरे मन में भी एक बार को यही डाउट आता है कि कहीं ये प्रॉब्लम ना हो। वो हमारे ब्रेन में, हमारी साइकी में these things are hardwired in such a way कि हल्का सा भी एक हिंट ऑफ हमें दिखे कहीं पर कि कुछ रिस्क है, तो हमारा माइंड हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो पे ही कूद के जाता है इन ऑल केसेस। चाहे वो पार्किंसंस हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई ब्रीदिंग का इशू हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो। In any case, our mind will jump to the worst case scenario मिनट से पहले, and then it will say कि अच्छा ओहो अब ये हो गया, अब तो ये हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, और इवेंचुअली ऐसा हो जाएगा। होता वैसा नहीं है, 10 में से 8 बार वैसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, 10 में से 8 बार जो वर्स्ट केस सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं, हम वहां तक नहीं पहुंचते। रादर वी शुड से कि वो हमसे दूर रहता है, हम तो क्या ही पहुंचेंगे, वो हम तक नहीं पहुंचता, ये कहना आई थिंक बेटर होगा। सो आज हमने जो भी एक्सरसाइजेस करी हैं, या इवन इन फ्यूचर ऑल द सेशंस दैट वी डू, ये जो एक्सरसाइज मैंने आज करवाई हैं, इनको
when a patient with Parkinson disease comes to us for their neurological rehabilitation, उस टाइम पे भी कराई जाती हैं। जो पोटेंशियल पेशेंट लगते हैं कहीं से, वैसे उसको डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल है, बट इफ वी थिंक दैट एन इंडिविजुअल मे डेवलप दैट डिजीज इन द फ्यूचर, तो एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी ये करवाई जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एक्सरसाइजेस आल्सो, बट सिर्फ ये कि एक्सरसाइज करते समय या इवन करने के बाद भी इन जनरल जब आप अपने पूरे दिन के रूटीन में अपना काम कर रहे हैं, कोई भी सिम्टम आने पे उसको लेके सेल्फ कॉन्शियस मत होइए। एंड जो वर्स्ट केस सिनेरियो पे जाने की जो हमारी टेंडेंसी है, थोड़ा उस टेंडेंसी को रोकने का, उसको शांत करने का ट्राई करते हैं। ये सभी का एक माइंडसेट होना चाहिए। दिस आई एम नॉट सेइंग जस्ट एज अ डॉक्टर के तौर पे तो ये बात कहते कहते हमें पता है हमारी जिंदगी बीत जाएगी जब तक हम ये बात बोलते रहेंगे, और बोलते बोलते हम खुद एक दिन एक एल्डर बन जाएंगे। कितने अब उस टाइम पे कौन कितनी मानता है नहीं मानता उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ यू नीड अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट दैट। तो जितना जल्दी उसे करें उतना अच्छा है। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर? एम आई ऑडिबल नाउ? अरे आवाज आ रही बराबर। आवाज तो कंटिन्यूस आ रही है। तो थोड़ा आपके शायद वहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा, तो यहाँ मेरी वॉइस एकदम क्लियर है। So try not to be too self-conscious and try not to just jump to that worst case scenario in all cases. थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हुए अपने आप को चलते हैं। एंड ये ट्रीटमेंट देखिए करना डॉक्टरों के हाथ में है, बट पूरी तरह से वो कितना कारगर होगा नहीं होगा वो कैसी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती पूरी तरह से। कुछ चीजें थोड़ी हमें अपने फेथ के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं, और जिस भी भगवान में हम मानते हैं या नहीं मानते, whatever your beliefs may be, develop the confidence. एक बार को उन पे सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं एक पॉइंट पे। If we develop the हमने ये कहा था कि हमको नहीं है। अब वो तो सुन ले, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया अपनी तरफ से। कभी गिर जाता लास्ट का है। 5 मिनट मेरा अपना एक्स्ट्रा था। आपके सवाल का जवाब स्टार्टिंग के 2 मिनट में दे दिया मैंने कि आपके जो लिगामेंट्स हैं अगर उनकी इलास्टिसिटी कम हो रही है समय के साथ में, दैट मींस कि आपका ग्रिप अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। उसको स्ट्रांग करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, हैंड ग्रिपर एक आता है, हाथ में रख के उसको दबाइए और छोड़िए। एक स्प्रिंग वाला भी होता है, एक मेटल का बॉल भी होता है, स्माइली का स्माइली बॉल भी ठीक है, स्माइली बॉल भी ठीक है, दैट इज आल्सो स्माइली बॉल थोड़ी इजी होती है करनी। हैंड ग्रिपर जो होता है वो मेटल का होता है, तो उसको करना जरा जैसे केपी जी के पास है। केपी जी के पास, जी जी बिल्कुल सही, मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। केपी जी सारे हथियार रखते हैं अपने पास। हमारे पास भी है बॉल, वो हम करते रहते हैं पिक्चर वाली। वेरी गुड, ये करते रहना चाहिए। इसको क्या कहते हैं बताना? खरीदेंगे। हैंड ग्रिपर, हैंड ग्रिपर। ये देखिए मेरे पास भी है ये वाला। बहुत अच्छी बात है भैया, है तो चलो हमको दे दो फिर। अनुराग ले लीजिए। केपी सर सारे हथियार रखते हैं अपने पास। अनुराग जी मैं हाँ जी स्वर्णा मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने जो शुरू में बताया जो डोपामिन कम देते हैं और सिंडोपा देते हैं, जी जी, तो मेरे हस्बैंड को शुरू में सिंडोपा एक बार दिया था, फिर उनको कुछ कारण से सूट नहीं किया। फिर सिंडोपा तो मतलब आई डोंट नो ही हैज स्टॉप सिंडोपा एंड ही इज गिविंग एरिसेपेम और दूसरा कुछ दे रहे हैं। तो डोपामिन का तो जो इनका कमी अगर होगा तो डोपामिन तो डॉक्टर इज नॉट गिविंग हिम डोपामिन। मैम एक सर्टेन पॉइंट एक्चुअली सिंडोपा अकेले नहीं दिया जाता है, सिंडोपा के साथ एमेंट्रिल दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। When you give this एमेंट्रिल तो सिंडोपा का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, अदरवाइज सिंडोपा का जो है ना वो बहुत कम ड्यूरेशन रहता है। तो इफ यू गिव दैट वन विद एमेंट्रिल डॉक्टर अनुराग ये भी इफेक्टिव होता है। हां जी, डिमेंशिया तो है,
तो फिर भी ऐसे ऐसे करने का ये तो हम acupressure होता है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये वाला, तो ये भी ठीक है, कर सकते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करते रहो, मतलब वो मसल्स आपके वो हो जाते हैं, है ना। मेरी जी। फ्रेंड ने मेरे को दिया था, कहती इसको करती रहा कर, ये जब इसे हुआ था ना बंद, तो जी। डॉक्टर ने कहा था ऐसे ऐसे करो, तो उसने कहा था ये करते रहो। राइट। अच्छा करती तो भी नहीं हूँ, अब मेरे को लगता है करना ही पड़ेगा। So, निकाल के लगे so Swarna ma'am, just to continue with the answer, जो भी केपी सर ने बताया वो बिल्कुल ठीक बता रहे क्या थे। चीज समझ में नहीं आया। ओके ओके, सो मैम देखिए होता क्या है, जो सर कहना चाह रहे थे केपी सर भी कि सिंडोपा या बेसिकली जो भी डोपामीन का सप्लीमेंट दिया जाता है बॉडी में, लाइक आई सेड कि उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इट्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज टू मच, एंड जितनी जल्दी आपने वो दिया वो बॉडी से बाहर भी निकल जाता है थोड़ी देर में, अच्छा इसीलिए उसको दिन में 4-5 बार देना पड़ता है। कभी भी सिंडोपा की तरह दिन में एक गोली नहीं देते हैं, इट कैन बी गिवन एज मच एज लाइक 5-6 मे बी इवन 8 टाइम्स अ डे, बट उसका एब्जॉर्प्शन या कितनी देर वो बॉडी अपने अंदर उसको रख पाए, उस टाइम को थोड़ा बढ़ाने के लिए साथ में कुछ और स्टेबलाइजिंग एजेंट भी दिए जाते हैं। अब वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी जैसे केपी सर ने एक बताया, एमरल के नाम से शायद बताया सर ने, आई एम नॉट रॉन्ग, और भी बहुत सारे होते हैं इस तरह। ही इज टेकिंग एडिसेप एम, एडिसेप। हाँ जी, सो अगेन कमिंग टू दैट आल्सो कि एक समय के बाद सिंडोपा हम ज्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते, देयर इज ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच वी कैन गिव दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन हाउ द पेशेंट रिएक्ट्स, उसको या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं या बंद कर देते हैं, अगेन वो आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो बेटर बता पाते हैं उस टाइम पे। उसके बाद अब वो दवाइयां कैसे चेंज करेंगे, अगेन दैट इज अप टू द न्यूरोलॉजिस्ट ओनली, उसको मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे उस केस में, बट इन जनरल जो ऐसी दवाइयां होती हैं उनका बॉडी के साथ में बहुत अच्छा तालमेल नहीं बैठता कई बार, इन अ लॉट ऑफ केसेस, बट वी हैव सीन इन ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बॉडी उनसे कोप अप नहीं कर पाती है, एंड टाइम के साथ ये होता है कि मेडिसिन बस चेंज करते रह जाते हैं कि हर फॉलो अप पे हर 4-6 महीने बाद किसी एक मेडिसिन का पोटेंसी थोड़ा सा बढ़ा दिया या थोड़ा सा घटा दिया, एंड दैट इज हाउ इट कीप्स ऑन गोइंग। प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स मोर और लेस स्लो हो जाता है, बट इट्स देयर, वो रहता है वहीं पे एंड होता रहता है टाइम के साथ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो डेमेंशिया हो, चाहे वो पार्किंसन डिजीज हो, द प्रोग्रेशन इज देयर। स्लो करने से ये है कि बस जितना डीजनरेशन होना था आने वाले मे बी 6 महीने में, वो होगा जाकर 2 या 3 साल में, सिर्फ उतना हम उसको डिले कर सकते हैं, बट यस दैट डीजनरेशन स्टेज देयर, वो जब है तो वो लाइफ लॉन्ग है, उसका और कोई इलाज नहीं। There is no medicine to stop the degeneration of the brain. मैम हम जितने भी नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स लेकर इस दुनिया में आए थे, हम उतने पे ही काम चलाना पड़ता है हमें, हमको एक भी एक्स्ट्रा न्यूरॉन आपकी बॉडी में नया पैदा नहीं हो सकता इन योर एंटायर लाइफ टाइम। द ओनली थिंग इज कि न्यूरॉन इतने सारे हैं कि हमें लगता है कि ठीक है हमारा इस जन्म का कोटा उससे पूरा हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, कई मतलब गिन भी नहीं सकते, इतने सारे जीरोस लगाने पड़ेंगे आगे की गिनती खत्म हो जाए वहां पे जाके, इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं आपके ब्रेन में, बट देयर रेट ऑफ डीजनरेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ लोगों का बहुत स्लो होता है, कुछ लोगों का बहुत फास्ट होता है, एंड न्यूरॉन्स आर वन स्ट्रक्चर जो कि मतलब जो हमारा जो सेल्स होते हैं ना बॉडी के, हमारे बॉडी के सेल्स की टेंडेंसी होती है that when they are damaged या फिर when their natural lifespan is over they divide। अगर आपकी बॉडी में एक सेल है, उसकी लाइफ अगर लेट्स से कि 1 हफ्ता है, हफ्ते के बाद वो खत्म हो जाएगा, वो उसका नेचुरल लाइफ स्पैन है, लेकिन जाते जाते वो एक नया सेल बनाकर जाएगा अपनी जगह पे, कि अब मैं अगर जाता हूँ तो मेरी जगह पर ये रहेगा, फिर
वो दूसरा सेल एक और बनाएगा, फिर 2 से 4 बनाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, तो करते करते आवर एंटायर बॉडी इज मेड। सिर्फ न्यूरॉन्स एक ऐसे सेल हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रिक्रिएट देमसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। एंड इसीलिए यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई अगर स्ट्रोक होता है या किसी को पार्किंसन डिजीज हो या डिमेंशिया हो, उसका रिकवरी अच्छी नहीं हो पाती है। अगेन इट्स जस्ट हाउ नेचर हैज मेड अस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया डॉक्टर नॉट टू साहब। डिस्करेज एनीवन, देखिए अगेन आई नो क्योंकि सर को ये प्रॉब्लम है, सो नॉट टू डिस्करेज हिम एंड नॉट टू डिस्करेज यू आल्सो। मैं एक चीज आपको अभी भी यही कहूंगा जिसमें स्टार्टिंग में कही, अपने सिम्टम्स को लेके जहां सेल्फ कॉन्शियस हो जाए ना ज्यादा, चाहे वो सर है चाहे वो आप है, जहां आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे वहां से फिर इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। अगर आपकी जगह पर मैं भी बैठा होता ना वहां पर, मुझे भी कोई ये बात कहे और मैं बहुत ज्यादा उस चीज को लेके अगर सेल्फ कॉन्शियस हो जाऊं, आई एम नॉट सेइंग आप हैं, बट आगे के लिए ना हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। सो नॉट टू डिस्करेज यू, आप सिर्फ जो ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं उससे कंटिन्यू रखिए, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए उसके साथ में, एंड होप फॉर द बेस्ट एंड इट विल बी फाइन। मैं कभी मतलब इस चीज को लेकर किसी को डिस्करेज नहीं करता हूँ। इन एनी न्यूरोलॉजिकल केस और एनी क्रॉनिक डिजीज वी हैव सीन सो मेनी केसेस, तो हम जानते हैं कि कभी भी किसी को ऐसे ना डराना नहीं चाहिए उस टाइम जितना। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी जी मैम। हाँ, तो just now you said कि God has given me so many parts of the body, so they are used in our body. So we see that at the time of bypass surgery, that time the doctors take veins from the leg or from the hand to do that, to fix it in that vein. So how come then they degenerate that again? Because everything is working condition. So if we take out that vein from hand or leg, so how come they again degenerate? That's my question. कोई भी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में अगर उठा के कहीं से कहीं भी रखा जाए तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि वो रिमूव क्यों किया गया है। देख, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसके लिए कि अगर हम हार्ट का कोई अगर प्रॉब्लम होती है, स्टंटिंग होती है जैसे हार्ट की, एंजियोप्लास्टी कहते हैं इसको। यूजुअली एंजियोप्लास्टी करते हैं हमारे टांग से करते हैं, ऑन द राइट साइड, इनर साइड ऑफ थाई, फेमोरल आर्टरी के थ्रू स्टंट अंदर डाला जाता है। इन सम केसेस, वेरी फ्यू केसेस, स्टंट हाथ से भी डाला जाता है। लेफ्ट आर्म के लेफ्ट फोर आर्म से होते हुए इट गोस इन। एक तरीका ये है जाने का, दूसरा तरीका टांग के जरिए। ये तो हुआ स्टंटिंग। अगर बाईपास ऑपरेशन करना हो कभी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो ग्राफ्टिंग होती है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड का हुआ था, although after that for 7 years he was alive, but that doctor had taken from hand and from leg also. तो ग्राफ्ट जब भी लेते हैं मैम बॉडी में कहीं से भी, वो सिर्फ उसी जगह से लेते हैं जहां उसकी ओरिजिनली उतनी जरूरत नहीं थी। मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी बहुत थी जरूरत, लेकिन उतनी नहीं कि उसके हटाने से उसको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो व्हेन दे टेक द ग्राफ्ट फ्रॉम द लेग और दे टेक द ग्राफ्ट फ्रॉम द फोरआर्म, देयर इज ऑलवेज स्टिल सो मेनी अदर आर्टरीज ट्रैवलिंग अलोंग दैट वे कि अगर उन 100-150 स्ट्रक्चर में से हमने अगर एक निकाल भी दिया तो शायद उतना फर्क ना पड़े। जहां 100 थी वहां 99 सही, हल्का सा फर्क तो पड़ेगा इन दी ओवरऑल स्ट्रेंथ, इन दी फंक्शनैलिटी ऑफ दैट आर्म और दैट लेग। एक 19-20 का भी सही, बट फर्क दिखेगा। बट इट विल नॉट बी अ फिजिकल बैरियर फॉर यू इन योर डेली लाइफ। अच्छा। That is a very reasonable bargain when compared to having a heart disease. हार्ट का क्योंकि एक बार भी काम ऊपर नीचे हुआ तो बिल्कुल जान आपस में आ जाती है। पैर के केस में just deficiency of one artery, if it's relocated to the heart,
नॉट अ बिग डील, कर सकते हैं। अब ये कहना कि उससे डीजनरेशन बॉडी में इन जनरल कितना होगा नहीं होगा, विल इट स्टॉप और विल इट नॉट स्टॉप, इट वोंट स्टॉप। It is not that essential. Not, I won't say not essential, but yeah, more or less. Again, we can say, I guess it's a matter of opinion. कई डॉक्टर्स से एग्री करते हैं, कई नहीं भी करते। मैं एग्री करता हूँ, so इसलिए I say कि it's not that big a deal. Some doctors might say it is. So I'm no one to question their judgment. उनका अपना opinion है, मेरा अपना opinion है। बट ये मान के चलिए कि डीजनरेशन इज देयर, वो तो फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न, जब एक छोटा सा बच्चा इतना सा जब आता है दुनिया में, डीजनरेशन तो तब की शुरू हो जाती है। द ओनली थिंग इज कि जब तक वो हमें दिखती है तब तक हम 50, 60, मे बी 70 पे हो चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि डीजनरेशन नहीं हो रही है, जब से बच्चा पैदा हो तभी से हो रही है। हल्की सी भी मूवमेंट होगी, हाथ पैर चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो वेयर एंड टियर होगा ही बॉडी का। इट्स अ मूवेबल पार्ट ऑफ अ मशीन। एक चीज है, बॉडी का हर जगह पे रिपेयर कर सकते हैं कुछ, लेकिन ब्रेन का जो ब्रेन का नहीं, न्यूरॉन जो है वो कभी, क्योंकि न्यूरॉन्स के सेल्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड क्रिएट न्यू सेल्स। एक फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर 2 महीने में जुड़ जाएगा। मसल टियर होगा, ज़रा 3 या 4 महीने में अपने आप को खुद ठीक कर देगा। इवन अगर आप सूजर्स ना भी करें मसल टियर के, मेरा जब हुआ था, आई हैड अ मसल टियर फ्रॉम हेयर टिल हेयर, लगभग 6-8 इंच का टियर था मेरा। मुझे कोई सूजर्स नहीं करवाने पड़े, अपने आप ठीक हो गया। जिस तरह से आया चला भी गया। इवन लिगामेंट टियर कैन सॉर्ट ऑफ somehow repair itself। सिर्फ ब्रेन है जो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, बाकी बॉडी के सारे पार्ट्स कर सकते हैं, except your hair and your nails because they are already made of dead tissues। उनके सिर्फ नीचे सिर्फ रूट्स के पास से ग्रोथ होती है, बाकी ऊपर का जितना एरिया है इसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए कभी भी नाखून काटते हुए दर्द नहीं होता। Right, so I think these are all the questions for today. Thank you. Okay. Thank you, Anurag. So before we close the, I had this doubt for a very long time. So you have cleared my before we close the meeting, मैंने feedback form chat box में डाल दिया, so you can submit that before you log out. Thanks a lot. Okay. डॉक्टर अनुराग, ये हेरिडिटी होती है क्या? Parkinson? हाँ। पार्किंसन डिजीज में हेरिडिटी नहीं होता है। एक्चुअल कॉज एक्चुअली में किसी को भी नोन नहीं है इसका अभी तक, क्यों होता है। देयर इज अ सर्टेन जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व्ड, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल देखा नहीं गया कि अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों को भी होगा इवेंचुअली या नहीं। बच्चों को तो देखा नहीं, कभी बड़ों को ही होता है। नहीं, मतलब इन देयर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स तब तक most of the cases the previous generation is not there to see it, but ऐसा कोई रिलेशन कभी देखा नहीं गया कि पेरेंट्स में हुआ तो बच्चों में भी होगा आगे चल के। होता है, in some cases होता है, but not a hard and fast rule. Done, Dr. Anurag. Thank you. Thank you.